बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टर, जिसको हम एसी ड्राइव भी कहते हैं और वीएफटी भी कहते हैं। एसी ड्राइव किसे कहते हैं? एसी ड्राइव एक्चुअली अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू कंट्रोल एसी, यानी एसी वोल्टेज टू कंट्रोल एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को कंट्रोल एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करे, उसको हम एसी ड्राइव कहते हैं। ठीक हो गया। एसी ड्राइव एसी वोल्टेज में हमारे पास आता है, जिस तरह 400 वोल्ट आते हैं 3 फेज में, 380 वोल्ट आते हैं या 440 वोल्ट आते हैं। तो हम जब इन्वर्टर यूज़ करते हैं या वीएफटी या एसी ड्राइव, तो ये हमारे पास इस इन वोल्टेजेस को 0 to 440 या 400 वोल्ट तक ये वेरी करता है, कंट्रोल करता है हमारी मर्जी के तक। हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारी आउटपुट पे, हम जिस स्पीड से हम अपनी मोटर को चलाना चाहें, हम उस स्पीड के मुताबिक हम इसकी स्पीड, इन्वर्टर की स्पीड करते हैं और उसके मुताबिक इसकी आउटपुट निकलती है और उसके मुताबिक ये हमारी एसी मोटर चलती है। इतनी बात समझ आ गई? मतलब दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ। इन्वर्टर यूज फॉर कंट्रोल एसी वोल्टेज। ये एसी वोल्टेजेस को इनपुट पे लेके और कंट्रोल एसी वोल्टेजेस में कन्वर्ट करता है, यानी वेरिएबल वीएफटी, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। इसमें हमारे पास पैरामीटर यूज होता है V2F, वोल्टेज टू फ्रिक्वेंसी रेशो। वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी रेशो में क्या है? जितनी फ्रिक्वेंसी हम बढ़ाते जाएंगे उसकी वोल्टेजेस उतने बढ़ते जाएंगे, और जितनी फ्रिक्वेंसी कम करते जाएंगे उसके वोल्टेजेस कम होते जाएंगे। फ्रिक्वेंसी आपको पता है मैक्सिमम 50 हर्ट्ज होती है हमारे एशिया साइड पे। यूरोप में चले जाएं तो उधर अमेरिका या वहाँ 60 हर्ट्ज होती है, 50 और 60 हर्ट्ज। अब हम इसमें वोल्टेजेस में चले जाएं तो वोल्टेजेस हमारे पास मैक्सिमम 440 होते हैं। ठीक है, तो ये भी रेशो बनता है 0 फ्रिक्वेंसी 0 वोल्टेजेस एंड मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी अगर 400 करते हैं, 420 करते हैं, 450 440 या 400 कर लें, 380 कर लें, तो उसके मुताबिक हम इसकी 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी रख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम V2F की रेशो ये आ गई। ठीक हो गया। अब हमारे पास हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बयान करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? हमारे पास इसके मतलब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मेन पार्ट्स हम ब्लॉक की सूरत में एक्सप्लेन करेंगे। इन्वर्टर्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास होता है रेक्टिफायर। जब हम इसको इनपुट पे हम वोल्टेजेस देते हैं तो सबसे पहले इसको रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आगे कैपेसिटर बैंक लगा होता है जो इसके रिपल्स या इसको स्मूथ डीसी में कन्वर्ट कर देता है, कैपेसिटर बैंक इसको हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक फ्लक्चुएशन या इस तरह की चीज़ों को भी, डिप्स वगैरह या इसको भी कंट्रोल करता है। उसके बाद एक रिजर्वायर की सूरत में आप लेंगे, टैंक की सूरत में आप मतलब समझ लें आप एक टैंक है, यानी कि वो फुल रहता है। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब इसके पास हमारे पास थर्ड सेक्शन आ जाता है, वो इन्वर्टर का आ जाता है, यानी कि डीसी टू दोबारा एसी में कन्वर्ट करता है। और ये एसी जो है यहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं। इस एसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। रेक्टिफायर के अंदर हम डायोड यूज करते हैं या एससीआर यूज करते हैं कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर। जब हम एसी में चले जाते हैं, जब डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर एफईटीज या आईजीबीटीज वगैरह यूज करते हैं। तो यहाँ पर इनके गेट या इसकी बेस के ऊपर हम सिग्नल देते हैं, जिसके मुताबिक इसका जो है वो आउटपुट जनरेट होती है, यानी कि जिसके मुताबिक ये आउटपुट को वेरी करता है, आउटपुट को कंट्रोल करता है वोल्टेजेस को। तो वो सिग्नल कंट्रोल सेक्शन से आते हैं, कंट्रोल कार्ड से। जिस तरह हमारा चौथा पार्ट जो हो गया वो कंट्रोल कार्ड का हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास अब इन्वर्टर के अंदर 4 पार्ट्स हैं। एक फर्स्ट में आ जाता है रेक्टिफायर सेक्शन, सेकंड आ जाता है कैपेसिटर बैंक और डीसी जिसमें हमारे पास सेव होती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है इन्वर्टर जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और चौथा सेक्शन हमारे पास कंट्रोल सेक्शन होता है जो हमारा इसकी आउटपुट को कंट्रोल करता है। इनपुट पे भी बाद कंट्रोल होते हैं, बड़े इन्वर्टर्स के अंदर एसी डीसी कंट्रोल होते हैं, मतलब कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। और इस तरह हमारे पास 4 सेक्शन हो जाते हैं। तो हम इसमें जितनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे उतने ही उसके वोल्टेजेस ज़्यादा होंगे, जितनी फ्रिक्वेंसी कम करेंगे उतने ही वोल्टेजेस इसके कम हो जाएंगे।
अब हमारे पास आ जाता है इन्वर्टर्स के बेनिफिट्स। वाई वी यूज़ इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स हम यूज़ करते हैं कंट्रोल्ड एसी के लिए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी जो हमारी मशीनरी की, हमारे प्लांट की हमारी ज़रूरत होती है जितनी, उसके मुताबिक हम उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं थ्रू फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करेंगे उसके वोल्टेज कम ज़्यादा होंगे, उसकी स्पीड मोटर की कम ज़्यादा होगी। एक दूसरा फ़ायदा हमारा ये होता है, कभी भी हम मोटर चलाते हैं, कोई मोटर चलाते हैं, आपने घरों में देखा होगा, जब भी या फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज के अंदर या कहीं भी आपने मोटर जब चलाई है तो स्टार्ट के दौरान क्या होता है, एक डिप सी आती है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फ्लक्चुएशन आती है, एक कम जो है लाइट कम हो के दोबारा अपनी जगह पे चली जाती है। तो ये हमारे पास जो डिप है ये टार्क लोड की वजह से होती है। जब टार्क लोड पड़ता है, यानी कि जब मोटर चलाते हैं तो एक टार्क लोड होता है। टार्क लोड जो होता है, हम नॉर्मल मोटर जो होती है अगर फॉर एग्जांपल 10 एम्पेयर ले रही है तो टार्क लोड ये 5 to 6 एम्पेयर 6 टाइम लेगी, 5 to 6 टाइम एम्पेयर लेगी। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल हमारे पास मोटर 5-10 एम्पेयर लेती है तो जब हम चलाते हैं तो चलाने के टाइम पे इसके जो एम्पेयर हो जाते हैं वो 50 to 60 हो जाएंगे, यानी कि 5 to 6 टाइम हो जाएंगे। तो ये भी एक हमारे पास एक सेविंग हो जाती है। जब भी हम मोटर इन्वर्टर के थ्रू चलाते हैं तो वो स्लोली उसकी स्पीड इंक्रीज होती है और कोई टार्क लोड नहीं होता। दूसरा फ़ायदा, थर्ड फ़ायदा हमारे पास इसमें ये होगा, थर्ड में हमारे पास ये होगा, ड्यूरिंग रनिंग जो है ये एनर्जी की कंजम्पशन को बचाता है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी कंजम्पशन होती है, जो उसमें हार्मोनिक्स होते हैं, जो हमारे पास लॉसेज होते हैं, वो क्या होता है हमारे पास ड्यूरिंग द स्टार्ट रनिंग, जब हम डायरेक्ट चलाते हैं तो इसमें लॉसेज होते हैं कुछ एनर्जी के, जबकि इसके अंदर हमारे पास जो कैपेसिटर बैंक होता है उसके ज़रिए जो उसके लॉसेज हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं और इस तरह हमारे पास जो है वो एनर्जी सेव हो जाती है। तो हमारे पास एनर्जी सेविंग भी इस कन्वर्टर के थ्रू हो जाती है। इस तरह हमने इसके इंट्रोडक्शन करवा दिया, शुरू में एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी हो गई, उसके बाद हमारे इसके पार्ट्स या इसके ब्लॉक डायग्राम हो गई, थर्ड पे हमने इसके बेनिफिट्स बता दिए। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी इन्वर्टर्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोई नेक्स्ट टॉपिक लेके हम आपके पास हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।